नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब देखो हम क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं इलेक्शन की। आज हम इस इम्पोर्टेंट टॉपिक की एक क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं। वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स। उस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हम डिजिटल के और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के भाग के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यानी कि आपके पास जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रश्न आते हैं और यहाँ डिजिटल से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों के ऊपर हम विशेष फोकस्ड करेंगे कि उन प्रश्नों को किस प्रकार सोल्व करते हैं। अब देखो कि जितने भी प्रश्न हम सोल्व कर रहे हैं उनको आप ध्यान से सुनते जाइए, क्योंकि मैं इर्द गिर्द की कई चीजें बताऊंगा। उन बातों को आप सबसे ज्यादा नोट करते रहिए, क्योंकि एक प्रश्न के ऊपर मैं दो चार प्रश्न बनाने की कोशिश करता हूं अपनी। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि सभी इनपुट उच्च होने पर निम्न में से कौन सा गेट उच्च आउटपुट देता है। तो देखो कि सभी इनपुट यदि उच्च है तो कौन सा गेट हमें आउटपुट क्या देगा, उच्च। ऑप्शन देखते हैं, और गेट, नोर गेट, नैंड गेट और एंड गेट। अब ये जो प्रश्न है इस हिसाब से है कि कौन सा गेट ऐसा है जो सभी इनपुट उच्च होने पर ही आउटपुट उच्च देगा। जब सभी इनपुट हाई होंगे तो ही आउटपुट हाई देगा। ये कौन सा हो जाएगा। अब देखो हाई का मतलब होता है हमारे पास 1 और लो का मतलब होता है 0। अब देखो हाई देना है, यानी कि देखो कि जैसे मान लो मैं 1 में 0 जोड़ूंगा तो भी मेरे 1 दे देगा। दोनों हाई होना आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि मैं मल्टीप्लाई करूं तो 1 इंटू 1 होगा, तभी आपके पास क्या आएगा भाई, 1 आएगा। इसका मतलब ये मल्टीप्लाई वाली कंडीशन आनी चाहिए। और मल्टीप्लाई वाली कंडीशन कौन से गेट में आती है, एंड गेट में। अब इन गेट के बारे में देखते हैं। और गेट, और गेट का अर्थ होता है जोड़ना और एंड गेट का कार्य होगा गुणा करना। नोर एंड नैंड गेट होंगे, वो दोनों क्या कहलाएंगे, यूनिवर्सल गेट। दोनों गेट आपके यूनिवर्सल गेट कहलाएंगे। जो नैंड एंड नोर है वो आपके यूनिवर्सल गेट है। एक और गेट होगा आपके पास नोट गेट, और उस नोट गेट को आप कहना इन्वर्टर गेट। क्या कहेंगे, इन्वर्टर गेट। ध्यान रखना इसको, ये इन्वर्टर गेट, ये प्रश्न पूछा जाता है। और गेट में परिपथ ये हमारे पास कार्य करता है। जैसे परिपथ कौन से क्रम में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में। यह समांतर स्विच की भांति कौन सा कार्य करता है, और गेट। और श्रेणी स्विच की भांति कौन सा कार्य करता है, तो एंड गेट। ये इससे रिलेटेड प्रश्न रहेंगे। अब आपको यदि और गेट का सिंबल पूछे तो ये आप जानते हैं कि और गेट का सिंबल होता है। यदि आपको नोर गेट का पूछे तो आप जानते हैं कि और गेट के सिंबल के आगे यदि बबल लगा दोगे तो नोर गेट का है। एंड गेट का सिंबल आपके पास ये एंड गेट का सिंबल होता है, और नैंड गेट का सिंबल होता है एंड गेट के सिंबल का आगे क्या लगा देना, बबल। तो ये आपके नैंड गेट का सिंबल बन जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, इसका अगला प्रश्न सोल्व। 1 बाय 1 प्रश्न नोट करते जाएंगे, आप ध्यान से देखते जाना इनको। ये आपके सब अच्छा प्रश्न है, इन अच्छे प्रश्नों को हमें सोल्व करना है। अगला प्रश्न है, सामान्यतः 22 एनपीएन ट्रांजिस्टर में कलेक्टर जंक्शन को पार करने वाला मुख्य प्रवाह क्या होता है। प्रश्न ये है कि एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, सामान्यतः ये एन है, ये पी है और ये एन है। इस प्रकार है, इसमें आप जानते हो 3 टर्मिनल होते हैं। कौन सा होता है, एक एमिटर, दूसरा बेस और तीसरा कौन सा होता है, कलेक्टर। अब ये जो जंक्शन होता है, इस जंक्शन का नाम होता है एमिटर बेस जंक्शन, और ये जो जंक्शन होता है वो होता है कलेक्टर बेस जंक्शन। क्लियर है। अब उन्होंने प्रश्न जो पूछा है वो पूछा है कि सामान्यतः 22 एनपीएन ट्रांजिस्टर में, 22 मतलब इसमें बैटरी लगा दी है, एनपीएन ट्रांजिस्टर कलेक्टर जंक्शन को पार करने वाला मुख्य प्रवाह क्या होता है। कलेक्टर जंक्शन को पार करने वाला मुख्य प्रवाह, जब यहां पर यह विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो इसको पार करने वाला मुख्य प्रवाह क्या कहलाएगा। एक बात ध्यान रखना हमेशा, जो एमिटर बेस जंक्शन है सबसे ज्यादा डोपिंग किसमें होती है, हमारे पास एमिटर के अंदर सबसे ज्यादा डोपिंग एमिटर में होती है। तो यहां तो ये जो कारण होगा यहां पर डिफ्यूजन का कारण आएगा। 2 शब्द होते हैं आपके पास, ऑप्शन भी इस प्रकार दिए हैं। एक है डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज्ड करंट, दूसरा दिया ड्रिफ्ट करंट, तीसरा दिया होल करंट एंड चौथा दिया बेस करंट। अब ये नाम दिया डिफ्यूज करंट, ड्रिफ्ट करंट, होल करंट एंड बेस करंट। अब देखो एक बात ध्यान से कि ये हमारे पास जो जंक्शन होगा, इस जंक्शन पर यहां पर ज्यादा डोपिंग होने के कारण, डोपिंग मतलब अशुद्धि ज्यादा होने के कारण जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा वो हमारे पास एक डिफ्यूजन की कंडीशन में आएगा। डिफ्यूजन क्या होता है कि हायर टू लोअर जाना, जो हायर टू लोअर जाने की कंडीशन से रहेगी।
लेकिन ड्रिफ्ट क्या होता है, बाई फोर्स। यहां पर हम जानते हैं कि लोअर कंडीशन यह है और यहां पर है हायर कंडीशन है, तो लोअर से हायर भेजना होता है। तो लोअर से हायर यदि इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो इलेक्ट्रॉन यहां से उस तरफ जाएंगे, तो लोअर टू हायर भेजना है तो बाई फोर्स भेजना पड़ता है। उस बाई फोर्स को हम कहते हैं ड्रिफ्ट। तो कलेक्टर बेस पर आंसर आएगा ड्रिफ्ट, और एमिटर बेस का पूछा तो डिफ्यूजन आएगा, और हमें पूछा था कलेक्टर का, तो आंसर हम क्या कह रहे हैं, ड्रिफ्ट करंट। ध्यान रखना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा नॉन लीनियर तत्व नहीं है। इनमें भी यही ऑप्शन दे दिए, नॉन लीनियर, यानी कि वह जो ओम के नियम की पालना नहीं करते हैं। ट्रांजिस्टर बिल्कुल नहीं करता है, हीटर कोयल ये और नॉन लीनियर तत्व नहीं है। तो ट्रांजिस्टर तो नॉन लीनियर है, जबकि हीटर कोयल एक प्रतिरोध होता है, वो नॉन लीनियर नहीं है, वो कौन सा है, लीनियर है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है, निम्न में से क्या एक इन्वर्टर है, क्या एक इन्वर्टर है। ध्यान रखना। अब देखो ऑप्शन दिया आपको, एक तो कॉमन बेस एम्पलीफायर, दूसरा कॉमन कलेक्टर, तीसरा कॉमन एमिटर एंड चौथा है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, निम्न में से कौन सा एक इन्वर्टर है। इन्वर्टर का मतलब क्या होता है कि हाई देने पर लो आ जाना और लो देने पर हाई आ जाना, उसे हम क्या कहते हैं, इन्वर्टर है। इनमें से कौन सा इन्वर्टर, ये पूछा गया। अब ये देखो कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर, ये तो ट्रांजिस्टर हो गए, और ये हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर। 4 ऑप्शन दे दिए। इसमें आपके बेसिक नॉलेज भी काम करेगी, क्योंकि कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर जो होते हैं, इसके इनपुट व आउटपुट के बीच फेज अंतराल कितना होता है, 0 डिग्री। इसके इनपुट व आउटपुट के बीच 0 डिग्री का फेज अंतराल होता है, जबकि कॉमन एमिटर में इनपुट व आउटपुट के बीच 180 डिग्री का फेज अंतराल होता है। जब किसी भी वेव में 180 डिग्री का फेज अंतराल आता है, तो इसका मतलब है यहां पर जब हाई आया तो यहां पर क्या आएगा, लो वाली कंडीशन। तो ये हमारे पास कौन सा हो जाता है, इन्वर्टर की कंडीशन होती है। तो यह कॉमन एमिटर होता है, ये इनपुट और आउटपुट के बीच कितना डिग्री फेज अंतराल देता है, 180 डिग्री का। तो ये आंसर आपका कौन सा आ जाएगा, कॉमन एमिटर। इस बात को आप ध्यान रखना। तो अपना आंसर होगा कॉमन एमिटर। अब देखो इन्वर्टर पूछा है, तो इन्वर्टर का मतलब है भाई लो को हाई, हाई को लो करना। अब एक आपके इलेक्शन में और पूछा जाता है इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या कन्वर्ट करता है भाई, एसी को डीसी में करता है, डीसी को एसी में करता है, एसी टू डीसी या डीसी टू एसी करता है। ध्यान रखना, रेक्टिफायर जो है ये लो वोल्टेज की एसी को डीसी में बदलता है। सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है, हाई वोल्टेज की एसी को डीसी में बदलता है, जबकि इन्वर्टर डीसी को एसी में बदलता है। ये दोनों बदलने वाला कार्य नहीं करता है। एक हमारे पास होता है रोटरी कन्वर्टर। ये रोटरी कन्वर्टर, जो रोटरी कन्वर्टर होता है वो एसी टू डीसी एंड डीसी टू एसी दोनों बदलने की कंडीशन देता है। रोटरी कन्वर्टर एसी टू डीसी एंड डीसी टू एसी दोनों बदलता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुक्त इलेक्ट्रॉन खाली जगह डैश में अस्तित्व रखते हैं, प्रथम बैंड, द्वितीय बैंड, तृतीय बैंड और कंडक्शन बैंड। मुक्त इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, कौन से में अस्तित्व रखते हैं। तो प्रथम बैंड, द्वितीय बैंड, तृतीय बैंड या कंडक्शन बैंड। मुक्त इलेक्ट्रॉन, पहली बात तो शब्द का अर्थ जानते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा, बाह्य कक्षा में मान लो हमें अर्धचालक के लिए इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 4, कुछ चालक के लिए कितने चाहिए, 8। हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो बाह्य कक्षा में जैसे इलेक्ट्रॉन 1 है या 2 है जो ऐसे ही मूव कर रहे हैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं 1, 2, 3 या 5, 6 जैसा भी है, वो मूव करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और यदि इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो वो बैंड क्या कहलाएगा, कंडक्शन बैंड। तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं कौन से बैंड में होते हैं, कंडक्शन बैंड में। प्रथम बैंड, द्वितीय बैंड, तृतीय बैंड आंसर नहीं आता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, कंडक्शन बैंड में। यदि फिर भी हमें और पूछा जाए मुक्त इलेक्ट्रॉन बारे में, तो हम कहेंगे ये पेंटावेलेंट में होता है, यानी कि पंच संयोजी। यदि मैं इसके हिसाब से जवाब दूं अपने इलेक्ट्रॉनिक्स हिसाब से, तो पंच संयोजी होंगे। पंच संयोजी में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5। बाह्य कक्षा में कितने चाहिए, 4। तो वो एक एक्स्ट्रा घूम रहा, वो भी क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कंडक्शन बैंड के लिए, बाह्य कक्षा में यदि 1, 2, 3 में से कुछ भी है तो ये मुक्त रूप से घूमेंगे, तो ये क्या कहलाएंगे हमारे पास, मुक्त इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट प्रश्न देखो, जितने भी प्रश्न है उसको बहुत ध्यान से सुनते जाओ और बहुत ध्यान से सोल्व करते जाओ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है। पहला पूछा आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर,
दूसरा दिया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तीसरा पी टाइप, चौथा एन टाइप और पांचवा सभी, 5 ऑप्शन सही हैं। ठीक है, तो आप जानते हो कि अर्धचालक जो होते हैं वो मुख्यतः 2 भागों में बांटे जाते हैं, एक इंट्रिंसिक, दूसरा एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक तो वह कहलाते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होल के बराबर होती है, एक्सट्रिंसिक वो कहलाते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन होल बराबर नहीं होते हैं। अब एक्सट्रिंसिक आगे 2 भागों में विभाजित होते हैं, एक एन टाइप, दूसरा पी टाइप। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, पी टाइप में होल ज्यादा होते हैं। तो इंट्रिंसिक भी होता है, एक्सट्रिंसिक भी होता है, पी टाइप भी होता है, एन टाइप भी होता है। तो सभी हमारे पास क्या होता है, अर्धचालक कहलाते हैं। तो आंसर क्या होगा, सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक आपको सिंबल दिया गया है कि पूछा ये सिंबल किसका है। ठीक है, ऑप्शन आपको दिया है वैरेक्टर का, दूसरा दिया है ट्राई का, तीसरा दिया इसाकी डायोड का, चौथा दिया है गन डायोड। इसाकी डायोड और गन डायोड है, दोनों आपके सिलेबस में नहीं है, ये माइक्रोवेव डायोड कहलाते हैं। दोनों के सवाल पूछा जाए तो पूछा कौन सा है, कि माइक्रोवेव डायोड कहलाते हैं, इसाकी डायोड और गन डायोड। ट्राइक और वैरेक्टर आपके दोनों सिलेबस के अंदर है। तो ये जो हैं हमारे पास, अच्छा ये सिंबल था, तो ये जो है हमारे पास, ये कौन सा कहलाएगा, वैरेक्टर डायोड। यानी वैरेक्टर डायोड यानी वेरिएबल कैपेसिटर है इसमें, इस कंडीशन में क्या कहते हैं, वैरेक्टर डायोड। तो ये वैरेक्टर डायोड का सिंबल है। ट्राइक ये नहीं होता है। ट्राइक में क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे पास ये तो होता है डाइक, ये तो हमारे पास रहेगा डाइक, तो ये हमारे पास रह गए भाई डाइक रह गया। अब इस डाइक में यदि मैं एक्स्ट्रा गेट टर्मिनल लगा देता हूं कंट्रोलिंग, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ट्राइक। इसको हटा देते हैं तो कौन सा बन जाता है, डाइक। ये डाइक और ट्राइक की कंडीशन होती है जो कि ट्रिगरिंग के लिए प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, एक एससीआर में संचालन किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एक एससीआर है, उस एससीआर में करंट फ्लो कर रही है। एससीआर हमने कल भी डायग्राम बनाया था। हमारे पास कितनी परत होती है भाई, पी, एन, पी और एन। यहां पर एक एनोड होता है, यहाँ कैथोड होता है, यहाँ गेट होता है। तो नियंत्रण किसके द्वारा होता है, गेट के द्वारा। नियंत्रण किसके द्वारा करते हैं, गेट के द्वारा। किसके द्वारा समझ, गेट, एनोड, कैथोड, बाह्य प्रतिरोध किसके द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, गेट के द्वारा। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, ट्रांजिस्टर में अल्फा बीटा का संबंध पूछा है। तो मैं अल्फा और बीटा पहले समझा दूं तो आप संबंध आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो अल्फा बीटा समझने के लिए ट्रांजिस्टर की कुछ बेसिक कंडीशन समझते हैं। ट्रांजिस्टर में हमारे पास एक देखो कि 3 टर्मिनल होते हैं ट्रांजिस्टर की। बेसिक परिभाषा थोड़ी सी समझ लेते हैं ट्रांजिस्टर को। ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर यदि हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होगा पीएनपी, दूसरा होगा एनपीएन। जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसमें एमिटर, बेस, कलेक्टर, ये एमिटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। अब ये पी होगा और ये क्या होगा भाई, एन होगा और ये पी होगा। जबकि इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास एन, पी, एन, ये एमिटर, ये बेस एंड ये कलेक्टर। तो ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं, आंसर क्या देंगे, 3। ट्रांजिस्टर में जंक्शन कितने होंगे, आंसर कितने देंगे, 2। ट्रांजिस्टर में लेयर कितनी होती है, 1, 2, 3, तो आंसर कितने देंगे, 3। कौन से टर्मिनल होते हैं, एमिटर, बेस एंड कलेक्टर। तो टर्मिनल होता है एमिटर, बेस, कलेक्टर। एमिटर किसे कहते हैं, यानी कि जहां पर सबसे ज्यादा डोपिंग होगी, जो एमिट करेगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को एमिट करेगी, उत्सर्जन करेगा, तो वो हमारा कहलाएगा एमिटर। कलेक्टर किसे कहते हैं, यानी कि जो मेजॉरिटी चार्ज को कलेक्ट करेगा वो कलेक्ट कहलाएगा। और बेस क्या होगा, जो इनके जिसके अंदर माइनॉरिटी कैरियर होगा, जिसकी पतली थीन लेयर होगी, लेकिन ये क्या करेगा, इसको ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा, वो हमारे पास कहलाएगा बेस। तो हमारे पास एमिटर, बेस एंड कलेक्टर 3 हो गए। ट्रांजिस्टर होता है, ये इसका मुख्य एक सवाल ये भी आता है कि ये क्या ट्रांसफर करता है, प्रतिरोध, यानी कि ट्रांसफर प्लस रेजिस्टर से क्या मिला है, ट्रांजिस्टर। अब यहां पर देखो 3 टर्मिनल है, तो धारा भी कितनी आएगी, 3। एक धारा होती है IE, दूसरी धारा है IB और तीसरी धारा है IC। जो IE धारा है वो IB और IC का योग है। तो पूछा जाए सबसे बड़ी धारा कौन सी है, IE, उसके बाद IC और सबसे कम कौन सी है, IB। IE जो धारा है वो धारा आपके कहलाती है मिली एम्पियर में। IC भी किस में आएगी, मिली एम्पियर के ऑर्डर में, जबकि IB आपके पास कौन से ऑर्डर में आ जाएगी, माइक्रो एम्पियर।
तो IB धारा बहुत ही न्यूनतम धारा होती है, वह धारा किस में आती है, माइक्रो एम्पियर में। तो ये जो ट्रांजिस्टर का बेसिक कंडीशन चल रही है, ये क्यों आई, क्योंकि एमीटर डोपिंग के मामले में यदि मैं बात करूं कि बताओ किस में अशुद्धि ज्यादा है, तो एमीटर के बाद में किस में आएगा भाई अशुद्धि, कलेक्टर में, और उसके बाद क्या आएगा, बेस में। तो सबसे कम डोपिंग किस में होती है, बेस में। नेक्स्ट आता है कि किसकी साइज ज्यादा है, साइज कलेक्टर की ज्यादा है, उसके बाद एमीटर की ज्यादा है, उससे कम किस में, बेस में। तो कलेक्टर के बारे में एक बात और ध्यान रखना, कलेक्टर की साइज ज्यादा है, साइज ज्यादा तो प्रतिरोध ज्यादा है, एंड प्रतिरोध ज्यादा है तो ये पावर डिसिपेट भी क्या करेगा, ज्यादा करेगा, तो इसकी पावर डिसिपेशन भी क्या रहेगी, ज्यादा। इस बात का भी आप नोट करके रखना, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं आगे कि इसमें अल्फा बीटा पूछा क्या था। अल्फा बीटा और जो गामा होते हैं वो हमारे पास करंट गेन रहता है। अल्फा जो है वो कॉमन बेस करंट गेन होता है, कॉमन बेस करंट गेन, कॉमन बेस करंट गेन अल्फा। करंट गेन होता है आउटपुट करंट बटा इनपुट करंट। जब बेस कॉमन है तो आउटपुट आप कहां लेंगे, कलेक्टर पर, इनपुट कहां लेंगे, एमीटर पर। तो एक और सवाल पूछा जाता है, अल्फा का मान सदैव 1 से कम होता है। कम क्यों होता है, क्योंकि IE बड़ा है, IC छोटा है। छोटी संख्या में बड़ी संख्या का भाग दोगे तो मान 1 से क्या आएगा, कम, इसलिए इसका मान भी क्या रहेगा, कम। नेक्स्ट आता है दूसरा, मैं बीटा की बात करता हूं, कॉमन एमीटर करंट गेन, कॉमन एमीटर करंट गेन। कॉमन एमीटर करंट गेन है वो कहलाता है बीटा। बीटा जो होता है, यानी एमीटर तो कॉमन है, एमीटर कॉमन है, आउटपुट कहां पर लेंगे, कलेक्टर पर, और इनपुट क्या देंगे, बेस, तो ये कहलाता है। जब अल्फा और बीटा के बीच में संबंध ज्ञात करोगे तो आपके पास ये संबंध आएगा कि अल्फा बराबर बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, एंड बीटा बराबर अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये याद कर लेना, ये याद कर लेना आप ध्यान से, ठीक है ना। अल्फा का मान सदैव 1 से कम होता है। एक होता है कॉमन कलेक्टर करंट गेन जो कहलाता है गामा। गामा बराबर होता है 1 प्लस बीटा या 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये भी आपके रहता है गामा। तो एक कॉमन बेस करंट गेन, कॉमन एमीटर करंट गेन, गामा कॉमन कलेक्टर करंट गेन। गामा तो कम पूछा जाता है, ये पूछा जाता है अल्फा का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे हमेशा 1 से क्या होता है, कम होता है। अल्फा को इस प्रकार की फॉर्म भी देके पूछा जा सकता है, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू। अब आते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। तो यही पूछा था अल्फा और बीटा में क्या संबंध है, तो आंसर जो है अल्फा बराबर दिया था, अल्फा बराबर बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा वाला आंसर आपका क्या जाता है, करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ट्रांजिस्टर एक क्या संचालित डिवाइस है, वोल्टेज, करंट, पहला और दूसरा दोनों, या तापमान, क्या संचालित डिवाइस है। तो आप देखो ट्रांजिस्टर में क्या संचालित होगा, वोल्टेज, करंट, देखो किसके द्वारा कंट्रोल हो रहा है। कल भी हमने एक बात कही थी कि जो आपके पास बीजेटी होता है, बीजेटी का मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, यानी कि ट्रांजिस्टर, जो ट्रांजिस्टर होता है करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। ओपैम्प हमारे पास वोल्टेज कंट्रोल रहेगा, मॉसफेट वोल्टेज कंट्रोल रहेगा, लेकिन ये जो बीजेटी है वो करंट कंट्रोल्ड डिवाइस है। नेक्स्ट है, एक सवाल दिया है क्या IE की मान की गणना करो, IE का मान क्या होगा, जबकि बीटा का मान दे दिया इन्होंने 50 और IB दे दिया 20 माइक्रो एम्पियर। IE पूछा है, बीटा हमारे पास होता है कॉमन एमिटर करंट गेन। बीटा क्या होता है, कॉमन एमिटर करंट गेन। कॉमन एमिटर करंट गेन यानी कि एमिटर कॉमन है, जब एमिटर कॉमन है तो आउटपुट आएगा कलेक्टर पर IC बट्टा क्या जाएगा हमारे पास IB। बीटा तो ये होता है। अब इस बीटा के लिए मुझे IC भी चाहिए, तो मैं आता हूं अल्फा के पास। अब बीटा की वैल्यू दे दी और IB दे दी, I आप ज्ञात कर सकते हो। बीटा कितना दिया 50, IC आपको ज्ञात करनी है, IB कितनी दी 20 माइक्रो एम्पियर। अब इनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 माइक्रो एम्पियर बराबर क्या आ जाएगी IC। 1000 माइक्रो एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, और यहां 1000 माइक्रो एम्पियर रहने दो। पूछा क्या IE बराबर क्या होता है IB प्लस IC। IB का मान कितना आ गया भाई हमारे पास 20 माइक्रो जो दिया वही है, प्लस ये कितना है 1000 माइक्रो एम्पियर। टोटल कुल मिला के क्या हो गया 1020 माइक्रो एम्पियर या 1.020 मिली एम्पियर। ये इस प्रकार प्रश्न सोल्व होगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा
ऑप्शन में दिया था मिली एम्पियर में, मिली एम्पियर में आपके पास क्या आएगा 1.020 मिली एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो न्यूमेरिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भाग कर रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रिशियन वालों ने इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ रखी थोड़ी सी हार्ड लगेगी, टफ लगेगी, लेकिन कुछ की डिमांड रहती है कि न्यूमेरिकल भी करें, इसलिए हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। बाकी डिमांड तो देखो अपनी जगह है। मैं आपको विशेष तौर से मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि आप कुछ डिमांड करें या नहीं करें, मैं चाहता हूं कि आपको मैं ऐसे प्रश्न सॉल्व करूं जो सीधे आपको एग्जाम में दिखे, और इसके लिए हमें भी हार्डवर्क करना पड़ता है। हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप खूब मेहनत कर रहे हैं, और हम आपके मेहनत को सार्थक करने के लिए हमारी मेहनत चल रही है। हम देखो सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, लेकिन टोटल टाइम आपको दे नहीं पा रहे हैं। और ऑफलाइन हमारे बैच चलते हैं, तो ऑफलाइन बैच चलते हैं तो उनको भी टाइम देना पड़ता है। लेकिन मेरी इच्छा थी कि अब ऑनलाइन विद्यार्थी जो भी हमसे जुड़े हुए हैं वहां तक हमारा पास हमारा कंटेंट पहुंचे, और आपको यूट्यूब पर ढंग से कुछ कंटेंट मिल नहीं रहा था। वास्तविकता ये है कि इलेक्ट्रिशियन के नाम पर कुछ नहीं चल रहा अंदर। वहां पर एक आपको इलेक्ट्रिशियन पढ़ाने वाला कोई भी बाबा आ जाते हैं, पता नहीं इलेक्ट्रिशियन उनको खुद के पल्ले पड़ नहीं रही ढंग से, पता नहीं क्या पढ़ा के चले जाते हैं। तो इस प्रकार का नहीं है। इलेक्ट्रिशियन एक समझने वाला टॉपिक है, एक सीखने वाला टॉपिक है। इसको आप ढंग से सीखो, ढंग से कंटेंट पर आप नजर रखो, क्योंकि ये कंटेंट होता है वेरी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर 1% से 4-4, 5-5% बनते हैं। अब मैं सारे क्वेश्चन कोई नहीं करा सकता। कोई क्यों नहीं करा सकता? क्योंकि इसमें हजारों परसेंट बनाओ, टेक्निकल है, हजारों परसेंट बनाओ, जितने बनाना बनाओ। 1% से आप भले कितने परसेंट बना दो, ये आपकी क्षमता चाहिए और सामर्थ्य चाहिए। तो जितने परसेंट बना सकते हो उतने परसेंट बनाओ। तो हम ये कोशिश करते हैं कि जैसे भी पर्सन आए आप किस प्रकार उन प्रश्नों को सोल्व करें। तो हमारी तरफ से पूरा लगन और प्रयास रहता है, आप भी प्रयास करते रहो। देखो कि मैं आपको बार बार कभी ये तो कहता नहीं हूं कि आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ये आपकी भी कुछ मोरल ड्यूटी रहती है कि यदि आपको चीज पसंद रहती है तो आप नो डाउट लाइक वैसे भी आप बहुत करते हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आप बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं। मैं कई बार ऑफिस के अंदर जाता हूं तो ऑफिस में कहते हैं कि आज सर मध्य प्रदेश से फ़ोन आया था, आज हमारे बिहार से फ़ोन आया था, आज यूपी से फ़ोन आया था। वो लड़के कह रहे थे कि हमें कंटेंट बहुत अच्छा मिल रहा है और सर को कहिए ये वीडियो अपलोड कीजिए। वो आके मुझे बताते भी हैं, लेकिन मैं क्या कहता को सारे अपलोड कर नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने ये ठान लिया है कि आपको जितना भी कंटेंट इस प्रकार का दूंगा जिससे आपके एग्जाम में कोई तकलीफ नहीं आएगी। सारा कंटेंट इसलिए नहीं अवेलेबल करा पा रहा हूँ कि समय की कोई दिक्कत रहती है। मेरे भी समय की बड़ी बाउंडेशन चलती है, सुबह से शाम तक हम इस फील्ड में लगे रहते हैं। तो आपके जो व्यू मिल रहे हैं वो बहुत अच्छे मिल रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। और बाकी मैं मेरी तरफ से मेहनत करूँ, आप अपने मेहनत के बलबूते पर इस सब्जेक्ट के ऊपर कमांड कीजिए। सब्जेक्ट आपके हाथ से नहीं निकलना चाहिए, और हम आगे से आगे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ये हमें एक सवाल दिया गया है, पूछा ये किसका है। ये एमीटर दे दिया, ये बेस दे दिया, ये कलेक्टर दे दिया। ठीक है, एमीटर दे दिया, बेस दे दिया, कलेक्टर दे दिया। तो मुझे ये पता है कि धारा होती है पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है। किधर जाती है भाई? P से N। तो इसका मतलब ये तो क्या होगा? P होगा, और ये क्या होगा? N। ध्यान रखना, धारा हमेशा किधर जाती है? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो एमीटर क्या होगा? ये P होगा, ये होगा N। जब आप लिखते हो तो यहां तो लिखते हो एमीटर बेस कलेक्टर लिखते हैं ना, एमीटर बेस कलेक्टर। एमीटर आपका P है, बेस आपका N है, तो कलेक्टर आपका ऑब्वियसली बात है P आएगा, क्योंकि हमारे पास PNP होगा। यदि ये N होता है, ये P होता है, तो NPN होता है। तो ये इतना सा ध्यान रखना, कुछ भी याद मत रखो। सिंबल क्या याद रखोगे? सिंबल में इतना सा ध्यान रखो, धारा कहां से कहां जाती है? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव धारा चली गई, एमीटर कौन सा हो गया? पॉजिटिव, और बेस कौन सा हो गया? नेगेटिव। तो आपको ऑटोमेटिक पता चल गया ना, PNP होता है। इसमें आपको याद रखने की अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, ऐसे ए है, ई है, बी है, कुछ भी याद नहीं रखना। सिंपल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट पर्सन, अगला पर्सन सोल्व करते हैं। अगला प्रश्न यह है कि डायोड के कार्य की तुलना किसके कार्य से की जा सकती है? डायोड के कार्य की तुलना किसके कार्य से की जाती है? फ्यूज, रिले, कॉइल और स्विच। डायोड का कार्य क्या होता है तो ये देख लेते हैं। डायोड देखो कि आप फॉरवर्ड बाइस में करते हो तो आपके ऑन कंडीशन देता है, रिवर्स बाइस में क्या करता है? ऑफ कंडीशन, क्योंकि रिवर्स बाइस में ओपन सर्किट है, फॉरवर्ड बाइस में शॉर्ट सर्किट है। और ये काम कौन करता है? स्विच। यानी कि एक दिशा में धारा देगा, उल्टा कर दोगे धारा नहीं देगा। तो कौन सा है? स्विच। बाकी डायोड और क्या है? डायोड के एप्लीकेशन रेक्टिफायर,
और डायोड की आपको रेड मार्कर से दिखेगा बिकम रेक्टिफायर। एक तो आ गया स्विच, दूसरा हो गया रेक्टिफायर, तीसरा हमारे पास ये क्लिपर की तरह कार्य करता है, क्लिपर यानी कि वेव फॉर्म को काटना। नेक्स्ट होता है क्लैंपर, क्लैंपर यानी वेव फॉर्म को ऊपर या नीचे शिफ्ट करना। तो ये क्लिपर और क्लैंपर की भांति भी डायोड कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। अगले दो सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है जो आजकल सवाल रह जाता है। BY127 है, BY127 है, इसमें B का मतलब क्या है और Y का मतलब क्या है। तो B का मतलब क्या है और Y का मतलब क्या है, तो यहां पर ये कोड रहेंगे। BY में B का मतलब हमारे पास क्या रहेगा, सिलिकॉन, B का मतलब क्या रहेगा, सिलिकॉन, और Y का मतलब क्या रहेगा भाई, रेक्टिफायर। इसका मतलब ये कौन सा किसकी आ गई, सिलिकॉन रेक्टिफायर है। BY127 में B क्या है, सिलिकॉन है, Y क्या रहेगा हमारे पास, रेक्टिफायर का। तो यानी कि एक सिलिकॉन रेक्टिफायर है जिसकी IC नंबर दिया 127। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है BZ148। B का मतलब वापस देखो क्या होता है, सिलिकॉन, कोई दिक्कत नहीं है, B का मतलब सिलिकॉन, और Z का मतलब होता है जिनर। इसका मतलब ये कौन सा, सिलिकॉन का बना हुआ एक जिनर डायोड है जो 148 इसकी IC नंबर है। इस प्रकार एक आपके IC में यह भी सवाल पूछा जाता है 7805 IC क्या है, तो आप कहेंगे 7805 IC आपके 7812 IC ये वोल्टेज रेगुलेटर IC है। कौन सी IC रहेगी भाई, वोल्टेज रेगुलेटर IC 7805 7812 आपके कौन सी IC कहलाएगी, वोल्टेज रेगुलेटर IC। 7905 भी वोल्टेज रेगुलेटर कहलाते हैं। 7805 का मतलब होता है ये IC प्लस 5 वोल्ट देगा, 7812 का मतलब प्लस 12 वोल्ट देगा। ये रेगुलेटर IC है, ये IC काफी प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर हम इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चनों के साथ फिर मिलेंगे, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अवेलेबल कराने में हम भी पूरी तरह से प्रयास रहते हैं और आप भी मेहनत करते रहें। धन्यवाद।